नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले सुर्खियां। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बीच प्रधानमंत्री ने की जन भागीदारी की अपील। कहा 140 करोड़ लोग एक कदम आगे बढ़ते हैं तो देश भी 140 करोड़ कदम आगे बढ़ता है। देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और उर्वरकों की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य। हेमंत बिस्वा शर्मा आज लेंगे असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ। आयोजन की तैयारियां पूरी। पीएम मोदी भी होंगे समारोह में शामिल। राज्य में होगा एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आज। राष्ट्रपति आज प्रदान करेंगी नर्सिंग कर्मियों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। दुनिया भर में नर्सों के योगदान के सम्मान में मनाया जाता है ये दिन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। ईरान के साथ संघर्ष विराम लाइफ सपोर्ट पर। ईरान ने होर्मुज संकट के लिए अमेरिका इजराइल को ठहराया जिम्मेदार। दोहराई नाकेबंदी खत्म करने, मुआवजे और होर्मुज पर संप्रभुता की अपनी मांग। आज से 79वें कान फिल्म फेस्टिवल का आगाज। फेस्टिवल में एक बार फिर नजर आएगी भारत की मजबूत उपस्थिति। भारतीय सिनेमा के विभिन्न क्षेत्रीय कलाकार और निर्माता होंगे शामिल। और अंडर 15 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का दमदार प्रदर्शन। भारत के 6 पुरुष और 9 महिला मुक्केबाज पहुंचे फाइनल में। तो पश्चिम एशिया में जारी तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास बढ़ती हुई अनिश्चितता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बदलाव व्यापक और परिणाम स्थायी हों, इसके लिए समाज और सरकार को मिलकर काम करना होता है। प्रधानमंत्री ने जन भागीदारी की अपील करते हुए कहा है कि 140 करोड़ लोग एक कदम आगे बढ़ते हैं तो देश भी 140 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परिस्थितियों का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। पीएम ने कहा कि जब हमने मिलकर कोरोना का मुकाबला कर लिया तो इस संकट से भी अवश्य ही पार पा जाएंगे। पीएम मोदी ने देशवासियों से विदेशी मुद्रा बचाने और स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के लोगों, देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो। लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमें भारत के नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देनी होगी। इससे पहले के दशकों में भी जब जब देश युद्ध या किसी और अन्य बड़े संकट से गुजरा है, सरकार की अपील और उस अपील पर हर नागरिक ने ऐसे ही अपना दायित्व निभाया है। आज भी जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं। देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें। आप भी जानते हैं कि भारत कितने ही उत्पादों को मंगाने के लिए लाखों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च करता है। इसी समय विदेश से आने वाले उत्पादों की कीमतें भी आसमान छू रही है और सप्लाई चेन भी
पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है और इसलिए देश पर यह दोहरा संकट है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हमें हर छोटे बड़े प्रयास से ऐसे उत्पादों का उपयोग कम करना है जो विदेश से आते हैं और ऐसे व्यक्तिगत कामों से भी बचना है जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार लगातार हालात पर अपनी कड़ी नजर बनाए हुए है और इसी कड़ी में सरकार ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और उर्वरकों की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। असम की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक होने जा रहा है। जी हां, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की प्रचंड जीत के बाद आज प्रदेश को नया नेतृत्व मिलने जा रहा है। कद्दावर नेता हेमंत बिस्वा शर्मा आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी के वेटनरी कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हेमंत बिस्वा शर्मा सुबह 11:40 पर पद की शपथ लेंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ एनडीए शासित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के इसमें शामिल होने की संभावना है। इससे पहले रविवार को हुई भाजपा विधायक दल और एनडीए विधायक दल की बैठक में हेमंत बिस्वा शर्मा को सर्वसम्मति से नेता चुना गया था, जिसके बाद उन्होंने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। और आज तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। चुनने की प्रक्रिया जो है वो सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी और इससे पहले सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सबसे पहले विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ लेकर नेतृत्व की कमान संभाली। उनके शपथ लेने के बाद अन्य नवनिर्वाचित विधायकों ने भी शपथ ली। और आज महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 रिक्त सीटों के लिए मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। ये चुनाव राज्य की राजनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कल यानी कि 13 मई को समाप्त हो रहा है। इस चुनाव की शुरुआत 23 अप्रैल को नामांकन प्रक्रिया के साथ हुई थी, जो कि 30 अप्रैल तक चली। इसके बाद 2 मई को नामांकन पत्रों की बारीकी से जांच की गई और उम्मीदवारों को 4 मई तक अपना नाम वापस लेने का समय दिया गया था। और पुडुचेरी में 13 मई को शपथ ग्रहण समारोह होना है। एन रंगासामी एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। एआईएनआरसी प्रमुख एन रंगासामी 5वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। 30 विधानसभा सीट वाले पुडुचेरी में एआईएनआरसी ने 12 सीटों पर विजय प्राप्त की, जबकि भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से। आपका बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, एक ऐसा अवसर जो कि उन हाथों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जो हर दिन अनगिनत जिंदगियों को संभालते हैं। जी हां, हर साल 12 मई को ये दिन मनाया जाता है, जो कि आधुनिक नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती भी है। और आज के इस विशेष दिन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नर्सिंग कर्मियों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। नर्सेस केवल अस्पतालों का हिस्सा नहीं होती, बल्कि वे हर मरीज के लिए उम्मीद, सेवा और समर्पण की पहचान बन जाती हैं। उनका योगदान स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है, जो हर परिस्थिति में मानवता की सेवा के लिए खड़ी रहती है। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस का इतिहास 1965 से जुड़ा है, जब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ने इसे मनाने की शुरुआत की। बाद में 1974 में 12 मई की तारीख तय की गई, ताकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के योगदान को सम्मान दिया जा सके। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2026 की थीम है, हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं। ये थीम इस बात पर जोर देती है कि दुनिया भर में नर्सों को बेहतर संसाधन, सम्मान और मजबूत कार्य व्यवस्था मिलनी चाहिए। नर्सेस की भूमिका केवल इलाज तक सीमित नहीं होती, वे हर मरीज की देखभाल, मानसिक सहारा और मुश्किल समय में हौसला देने का काम भी करती हैं। महामारी हो, आपातकाल हो या सामान्य चिकित्सा सेवा, नर्सें हर मोर्चे पर सबसे आगे खड़ी दिखाई देती हैं। बच्चों की देखभाल से लेकर इमरजेंसी वार्ड तक उनकी जिम्मेदारियां स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाती हैं। यही कारण है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और दुनिया भर के अस्पताल इस दिन को समारोह, सम्मान और जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस केवल सम्मान का दिन नहीं, बल्कि एक संदेश भी है। ये दिन दुनिया को याद दिलाता है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नर्सेस को बेहतर कार्य परिस्थितियां, नेतृत्व के अवसर और उचित पहचान देना बेहद जरूरी है। आज कई संस्थाएं नर्सेस के प्रशिक्षण, शिक्षा और संसाधनों को मजबूत करने के लिए काम कर रही हैं। नर्सेस केवल एक पेशा नहीं निभाती, बल्कि सेवा और संवेदनशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण बनती है। उनका समर्पण हमें ये सिखाता है कि किसी भी समाज की असली ताकत केवल उसकी तकनीक या संसाधनों में नहीं, बल्कि उन लोगों में होती है जो दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज ही के दिन साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की थी और इसके तहत विनिर्माण, पीएलआई योजनाओं, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, रक्षा, कृषि और ऊर्जा में उल्लेखनीय प्रगति हुई। योजना ने निवेश, उत्पादन, निर्यात और रोजगार को बढ़ावा दिया। आज ये सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक ताकत और वैश्विक पहचान का प्रतीक बन चुका है। साल 2020 में जब देश कोरोना महामारी की मार झेल रहा था और अर्थव्यवस्था पर दबाव था, ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की। 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के आर्थिक पैकेज के साथ शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य था देश को आत्मनिर्भर बनाना, घरेलू उद्योगों को मजबूती देना और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना। आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 प्रमुख स्तंभ तय किए गए थे, जिनमें अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, कुशल शासन व्यवस्था, युवा शक्ति और घरेलू मांग को मजबूत करना शामिल था। पीएम मोदी के आह्वान पर बीते 6 वर्षों में इस अभियान के चलते कई क्षेत्रों में बड़ी सफलताएं देखने को मिली हैं। सबसे बड़ी सफलता विनिर्माण क्षेत्र और पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजनाओं में देखने को मिली। सरकार ने 14 क्षेत्रों के लिए करीब 1,97,000 करोड़ रुपए की पीएलआई योजनाएं शुरू की। इन योजनाओं के तहत अब तक 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो चुका है, जबकि अतिरिक्त उत्पादन और बिक्री 20 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गई है। साथ ही 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात हुआ और लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिला। इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन निर्माण आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी सफलता बनकर उभरा है, जहां 2014-15 में मोबाइल फोन उत्पादन महज 18,000 करोड़ रुपए था, वहीं अब ये बढ़कर करीब 5,50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भारत अब दुनिया के प्रमुख मोबाइल निर्यातकों में शामिल हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के लगातार प्रयासों से रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता की दिशा में तेज प्रगति हुई है। रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, जबकि रक्षा निर्यात में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई।
रक्षा निर्यात 2013-14 के 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए को पार कर गया। तेजस लड़ाकू विमान, INS विक्रांत और स्वदेशी मिसाइल प्रणाली जैसे प्लेटफॉर्म भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता का प्रतीक बनकर सामने आए हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को भी इस अभियान के तहत बड़ा सहारा मिला। कोविड के दौरान इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के जरिए लाखों इकाइयों को बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराया गया, जिससे रोजगार और उत्पादन को बनाए रखने में मदद मिली। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी भारत ने आत्मनिर्भरता का मजबूत उदाहरण पेश किया। कोरोना महामारी के दौरान मेड इन इंडिया वैक्सीन ने वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान मजबूत की। इसके अलावा पीएम मोदी के नेतृत्व में नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर निर्माण, बुनियादी ढांचे और कृषि क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई। पीएम गति शक्ति योजना के जरिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया। वहीं चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी कृषि क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था को मजबूती दी। आत्मनिर्भर भारत अभियान अब केवल एक सरकारी पहल नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक रणनीति का बड़ा आधार बन चुका है। स्वदेशी उत्पादन, निर्यात में बढ़ोतरी और वैश्विक सप्लाई चेन में मजबूत होती भारत की भागीदारी इस अभियान की बदलती तस्वीर को दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। उस एक बीमारी ने हमारी जिंदगी बदल दी। हॉस्पिटल का बिल इतना था कि ना तो घर खर्च के पैसे बचे, ना EMI भरने के। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। सर, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में शून्य से अनंत तक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने इस प्रदर्शनी का आयोजन किया है। ये प्रदर्शनी गणित के क्षेत्र में भारत के ऐतिहासिक योगदान को प्रदर्शित करती है। इसमें शून्य के आविष्कार से लेकर अनंत की अवधारणा तक की यात्रा को दर्शाया गया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को अनुपयोगी करार देते हुए उसे अस्वीकार्य कर दिया है। जी हां, ट्रंप ने कहा है कि उस फालतू प्रस्ताव को पढ़ने के बाद मैंने उसे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं समझी। संघर्ष विराम पूरी तरह से लाइफ सपोर्ट पर है। ट्रंप ने अपने बयान में यह भी दोहराया है कि ईरान सैन्य दृष्टि से हार चुका है और जो भी थोड़ी बहुत ताकत ईरान ने संघर्ष विराम के दौरान इकट्ठी की थी, अमेरिका उसे एक दिन में ही नष्ट कर देगा। Iran cannot have a nuclear weapon. They can't have it. And if they did have it, the Middle East would be gone, Israel would be gone, and then hit Europe probably next. I would say it's one of the weakest. Right now, it's on life support. They understand these are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, "Sir, your loved one has approximately a 1% chance of living." इधर अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइव सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद राजनीतिक तनाव जो है और ज्यादा गहरा हो गया और तेल बाजारों को झटका लगा है। साथ साथ स्थायी शांति बहाल होने की संभावना भी कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई नजर आ रही है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्री परिसंपत्तियां खोलने, अमेरिकी नाकाबंदी समाप्त करने और होर्मुज स्ट्रेट पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया और ये $105 प्रति बैरल से भी अधिक हो गई। सऊदी अरब ने भी कहा कि अमेरिका ईरान युद्ध से तेल की कीमतों में अब तक का सबसे बड़ा उछाल आया है। उसने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट खुलने के बाद भी तेल की वैश्विक कीमतें 2027 तक स्थिर नहीं होंगी।
और अब बात करते हैं कान फिल्म फेस्टिवल की। जी हां, 79वां कान फिल्म फेस्टिवल आज से 23 मई तक फ्रांस के कान शहर में आयोजित किया जा रहा है, जहां पर दुनिया भर की बेहतरीन फिल्मों का प्रदर्शन और रेड कारपेट फैशन आपको देखने को मिलता है और इसे विश्व सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित मंचों में से एक माना जाता है, जहां पर सिनेमाई प्रतिभा और ग्लैमर का संगम देखने को मिलता है। फिल्म फेस्टिवल की तैयारियों पर आपको दिखाते हैं डीडी न्यूज संवाददाता जया सिन्हा की यह रिपोर्ट। छोटा सा समुद्री तट से सटा हुआ ये शहर कान, जो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सवों में शुमार कान फिल्म महोत्सव की मेजबानी करता है। और इस वक्त एक बार फिर हम पहुंच चुके हैं कान, जहां पर शुरुआत होने जा रही है 79वें कान फिल्म महोत्सव की। आप मेरे पीछे देख सकते हैं रेड कार्पेट बिछने की तैयारी हो रही है। यही है वो रेड कार्पेट जिस पर सभी की निगाहें रहती है, मोस्ट फोटोग्राफ प्लेस। यही है वो सीढ़ियां जिससे उतर के ऊपर जाते हैं तमाम सेलिब्रिटीज, और हम देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर तैयारियां शुरू हो रही है। आप मेरे इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगी ये सीढ़ियां वो जगह है जहां पर सारे कैमरामैन फोटोग्राफर्स ने पहले से ही अपनी जगह तय कर ली है। दुनिया भर के सिने प्रेमियों का, फिल्मकारों का, कलाकारों का, निर्माता निर्देशकों का जमावड़ा यहाँ लगना शुरू हो गया है। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जो बताएंगे क्यों इतना खास है। टेल मी हाउ इम्पोर्टेंट दिस फेस्टिवल इज फॉर कान। For Cannes, it's like a big opportunity for a small company and movie production to network and find job opportunity, but also for the culture, for people to discover new movies that they wouldn't go to see in the cinemas. I think it's an amazing experience. Hondo is also with us, and he's a photographer. How special here to cover Cannes Film Festival? Any memories, and how important, how difficult to capture these celebrities? Oh, it's quite difficult. Only, I mean, because you have a lot of people, so we are placed just in front of the red carpet, you see. But you have a lot of people coming. You have all the cars. And you have, it's always difficult to catch the right time and to focus on people you want. सिनेमा संस्कृति का एक बहुत ही शानदार संगम हम यहाँ देखने को मिलते हैं, और किस तरह से ये फ्रांस की अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, इसकी झलक भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे फिल्म महोत्सव की कवरेज के दौरान। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर रेड कार्पेट से लेकर जूरी तक भारत भी बहुत ही दमदार मौजूदगी अपनी दर्ज करा रहा है कान फिल्म महोत्सव के इस संस्करण में। तो उसी का हमें इंतजार है जब दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सितारे यहाँ पर जुटेंगे, और साथ ही साथ कैसे उसमें भारत अपनी सॉफ्ट पावर यानी कि अपनी सिनेमैटिक पावर का नजारा यहाँ पर पेश करेगा। हमें भी उसी का इंतजार है। फिलहाल कान फिल्म महोत्सव में यहाँ पर कान से स्पेशल कवरेज करते हुए मैं कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा। और बात करें खेलों की तो एशियाई मुक्केबाजी अंडर 15 चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला है। अंडर 15 के पुरुष वर्ग में भारत के 6 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जीत के साथ फाइनल में जगह बना ली है, और वहीं 7 भारतीय मुक्केबाजों को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। वहीं महिला वर्ग में 9 भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन के साथ फाइनल में जगह बनाने में कामयाबी पाई। महिलाओं के अंडर 17 वर्ग में भारत की 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है, तो वहीं 4 भारतीय मुक्केबाजों को सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। अंडर 17 वर्ग में पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल में आज खेले जाएंगे, वहीं दोनों वर्ग के फाइनल 15 मई को खेले जाएंगे। और अब आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीट वेव की स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए एक विशेष पहल शुरू की है। जी हां, राजधानी के भीड़भाड़ वाले इलाकों में बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशनों के पास कूलिंग जोन स्थापित किए गए हैं, जिसमें लोगों को बैठने की और आराम करने की, गर्मी से कैसे निजात पाएं, तत्काल राहत पाएं, उसके लिए तमाम व्यवस्था की गई है। कूलिंग जोन में वाटर कूलर के जरिए लगातार ठंडे पानी की व्यवस्था की जा रही है। साथ साथ लोगों को ORS युक्त पानी भी यहां पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इन कूलिंग जोन में राहगीर, पर्यटक, रिक्शा चालक और श्रमिक कितनी ज्यादा राहत महसूस कर रहे हैं, इसी का जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के पास बनाए गए कूलिंग जोन का जायजा लिया है हमारे सहयोगी संवाददाता गिरीश निशाना ने। आप देखिए कि कैसे है ये कूलिंग जोन। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के ऐसे कूलिंग जोन में जहां बाहर गर्मी का प्रकोप है, लेकिन इस कूलिंग जोन के अंदर ठंडी राहत की हवा चल रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सर बताइए, किस तरह का मानते हैं ये कूलिंग जोन बनाया है? ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है और आने वाले हर व्यक्ति को यहाँ बैठ करके एहसास होता कि हम धूप से बचने के लिए यहाँ थोड़ी देर विश्राम करते हैं, फिर ठंडा पानी भी पीने को हमको मिलता है। तो हम तो सीएम साहब का और पीएम साहब का दोनों का हम धन्यवाद करते हैं। वेरी वेरी थैंक यू। ये राहत है जनमानस के लिए। मोदी जी ने बहुत बहुत उपकार और भेंट में यहाँ करते हुए आम जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और वेरी वेरी थैंक यू प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का। बहुत बढ़िया दिल्ली गवर्नमेंट की सुविधा है, बहुत अच्छा है। मैं गुजरात से अहमदाबाद से आया हूँ। यहाँ पे ORS भी दे रहे हैं, ठंडा पानी भी है, कूलिंग जोन है। काफ़ी मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। मैं चाहता हूँ कि देश के हर कोने में ये टाइप का एक जोन बनाया जाए जिससे सुविधा बहुत अच्छी हो और सब राहत मिलती है। यहाँ पे उम्र वाले, मेरे जैसे नौजवान सब कुछ यहाँ पे लाभ उठा रहे हैं कूलिंग जोन का। बड़ा अच्छा लगा मुझे, दिल खुश होगा दिल्ली आकर। बहुत बढ़िया, एक नंबर मज़ा आ रहा बाबू जी। बहुत बढ़िया है। बैठने उठने की सुविधा है, AC कूलर लगे हैं, पंखे लगे हैं, कुर्सी पड़ी है, पानी ठंडा पानी मिल रहा है, बढ़िया कूलिंग हो रही है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। यहाँ पे ये है, पंखे हैं और कूलर लग रहा है, ठंडा पानी मिल रहा है पीने के लिए और कुर्सियों बैठे हुए हैं। दिल्ली में भीषण गर्मी से लोगों को निजात दिलाने के लिए दिल्ली की जनता के लिए कूलिंग जोन का दिल्ली सरकार ने तोहफा दिया है। इस कूलिंग जोन में श्रमिक, ऑटो रिक्शा चालक, रिक्शा चालक और राहगीर आकर आराम कर रहे हैं, जिन्हें यहाँ ठंडा पानी और ठंडी हवा मिल रही है। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली।